हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मौर्योत्तर भारत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? आपका ऑप्शन दिया है विष्णु धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृति। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये मनुस्मृति हो जाएगा, ठीक है ना। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति में माना गया है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु माने जाते हैं। इस समय रचना का समय 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध के शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? आपके ऑप्शन है कुषाण, पांड्य, सातवाहन या शुंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये शुंग वंश उसके उत्तराधिकारी हुए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा है, जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था? आपके ऑप्शन है गुप्त, चालुक्य, वाकाटक या शुंग वंश। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शुंग वंश की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसकी स्थापना मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन दिया है सातकर्णी, सुशर्मा, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी या देवभूति। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा? वो होगा देवभूति, ठीक है ना। देवभूति आपका आंसर हो जाएगा। इसकी हत्या देवभूति की हत्या इसके सचिव वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में हो गया था, ठीक है ना। 75 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हो गई थी, जिसके उपरांत वसुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन दिया है शुंग वंश, कुषाण वंश, राष्ट्रकूट वंश या सातवाहन वंश का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सातवाहन वंश का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? आपका ऑप्शन है जीतल के, शीशे के, पीतल के या सोना के। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये शीशा के धातु मिले थे, ठीक है ना। शीशे के सिक्के इस शासनकाल में चलते थे। अगला प्रश्न देखिएगा। शक संबंध जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट कौन करता है? आपके ऑप्शन है कनिष्क का शासन, हर्ष की समृद्धि, शिवाजी का शासन या चंद्रगुप्त का शासन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये कनिष्क के शासनकाल में शक संबंध की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है विक्रम संबंध, शक संबंध, हिजरी संबंध
या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा सख संबंध। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सख संबंध किस वर्ष से शुरू हुआ था? सख संबंध किस वर्ष से शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ईसा से 58 वर्ष पूर्व, ईसा की मृत्यु के 58 वर्ष बाद, ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ईसा की जन्म के 78 वर्ष बाद में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, शक पंचांग का प्रथम मास क्या होता है? आपके ऑप्शन है चैत्र, वैशाख, माघ या कार्तिक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चैत्र होगा। ठीक है ना। चैत्र से शक पंचांग का प्रथम मास शुरू होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से किनका उल्लेख होता है? आपके ऑप्शन है संकर्षण और वासुदेव का, संकर्षण, वासुदेव एवं प्रद्युम्न का, सभी 5 वीरों का, या वसुदेव का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वसुदेव का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा है? आपका ऑप्शन दिया है आर्यभट्ट, नागार्जुन, वराहमिहिर या चक्र। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा इसका आंसर हो जाएगा चरक। ठीक है ना। चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखे थे। अगला प्रश्न देखिएगा, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मनु, चरक, लुकमान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है ना। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ठीक है। और ये कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश भी कहा जाता है। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? आपका ऑप्शन दिया है चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने या मंगोलों ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चीनियों ने। ठीक है ना। चीनियों ने कागज बनाने की कला को खोज किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्री, यूनानी एवं रोमन, एवं भारतीय एवं यूनानी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भारतीय एवं यूनानी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, विक्रम संबंध एवं शक संबंध में कितने वर्ष का अंतर दिया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 57 वर्ष, 68 वर्ष, 135 वर्ष या 240 वर्ष। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, बताइए, आपका आंसर हो जाएगा 135 वर्ष। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कनिष्क की राजधानी थी, आपका ऑप्शन दिया है अमरावती, कन्नौज, मथुरा या पेशावर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पेशावर। ठीक है ना। पेशावर जो राजधानी बनी वो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क का जब राज्यारोहण हुआ था उस समय उसका राजधानी बना था। ठीक है ना। मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी एवं उसके शासन का मुख्य केंद्र बना था। अगला प्रश्न देखिएगा,
भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? आपका ऑप्शन दिया है कनिष्क, अशोक, हर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा कनिष्क के शासनकाल में आरंभ कराया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आपका ऑप्शन दिया है धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा कला। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है ना। आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? आपके ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाणों ने या शुंगों ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा कुषाणों ने। ठीक है ना। कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था। ठीक है, जिसे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ों एवं रोम से प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक भीम कडफिसेस के काल से हुआ तथा कनिष्क के समय तक भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? आपका ऑप्शन है अशोक, खारवेल, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा खारवेल। ठीक है ना। खारवेल जो चेदी वंश का था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। यहाँ पे देखिएगा, आपका ऑप्शन में दिया है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। ऑप्शन बी शुंग, मौर्य, कुषाण, गुप्त। ऑप्शन सी मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग। ऑप्शन डी गुप्त, मौर्य, शुंग, कुषाण। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना। उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना गया है। ठीक है ना। वे एक सामंत राजा थे, उन्हीं के नाम से आगे इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है ना। समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया है गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये होगा गुप्त वंश से। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त
या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग बताइए। ऑप्शन में है राजपूत काल, गुप्त काल, चोल राज या मौर्य काल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, वो होगा गुप्त काल को। ठीक है ना, गुप्त काल को। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना। यह माना जाता है कि मेहरौली दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई है। इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है पन, कासारपन, दिनार या रूपक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रूपक। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, वराह मिहिर थे एक महान। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कवि, दार्शनिक, खगोलविद या ज्योतिषी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या थे? तो खगोलविद थे। ठीक है ना, खगोलविद थे। अगला प्रश्न देखिएगा, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में ही फाहियान भारत आया था। ये 399 ईस्वी में भारत आया था तथा 414 ईस्वी तक इसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया था। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फाहियान का जन्म चीन के वू यांग नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किसके परिणाम स्वरूप किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है चालुक्य छापों के, ग्रीक आक्रमण के, होन आक्रमण के या पल्लवों के। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा होन आक्रमणों के। ठीक है ना। आपका आंसर हो जाएगा होन आक्रमणों के। अगला प्रश्न देखिएगा, किस गुप्त शासक ने होन आक्रमणकारी होनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे देखिएगा, स्कंदगुप्त ने होनों से संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना।
स्कंदगुप्त एवं हुनों के मध्य में जो संघर्ष हुआ था उसका उल्लेख कहाँ मिला है? जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चंद्रगढ़ परिपृच्छा, चांद व्याकरण तथा कड़ी कथा सरित सागर से प्रकाश पड़ता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। कालिदास कालिदास क्या थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है। हर्षवर्धन शासन काल में नाटककार थे, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे, वैद्य थे या गुप्त काल के कवि थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल के कवि थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। आर्यभट्ट भारत के डैश डैश क्या थे? आपके ऑप्शन है कवि, भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ या वैद्य। तो यहाँ पे देखिएगा आर्यभट्ट जो थे वो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है ना। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की थी। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो होगा कुमारगुप्त ने। ठीक है ना। कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न देखिएगा। चीनी यात्री हुएनसांग ने निम्नलिखित में किसके शासन काल में भारत का दौरा किया था? आपका ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग ने 629 से 644 ईस्वी में भारत का भ्रमण किया था। ठीक है ना। देश के विभिन्न भागों का भ्रमण कर किया था। भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। कन्नौज की धर्म सभा का वह अध्यक्ष था जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। उसने सी योगी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिएगा। किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? अगला यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में है फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग या दोसो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो होगा इत्सिंग। ठीक है ना। इन्होंने 700 से 712 ईस्वी के मध्य लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते हैं कहा है? आपका ऑप्शन है हुएनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या निकिटिन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हुएनसांग। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित यात्रियों का सही कालानुक्रमण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। हर्षवर्धन ने शासन किया था। आपके ऑप्शन है 8वीं शताब्दी के दौरान, 9वीं शताब्दी के दौरान, 7वीं शताब्दी के दौरान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने शासन किया था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? अगला प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन दिया है फिरदौसी, बाणभट्ट, वराहमिहिर,
या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये बाणभट्ट होगा, ठीक है ना। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, जो वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है भवभूति, हरिसेन, कलहन या बाणभट्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा बाणभट्ट, ठीक है ना। बाणभट्ट, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए अश्वघोष विक्रमादित्य, बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिसेन कनिष्क या कालिदास समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट हरिसेन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन, कादम्बरी, रत्नावली, 10 कुमार चरित्र। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रत्नावली, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। आपके ऑप्शन है गोविंद तृतीय, कर्क तृतीय, तैलक प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी, ठीक है ना। इसमें हर्ष की पराजय हुई, परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच में होने वाला युद्ध अंतिम युद्ध नहीं था। 643 ईस्वी में हर्ष को गोंद पर आक्रमण पुलकेशिन के विरुद्ध था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था। आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, कांचीपुरम या नालंदा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नालंदा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कन्नौज के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था। आपका ऑप्शन है शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या भास्कर शर्मा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये शशांक था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगों की प्रथम राजधानी कौन थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है मन्नी, तलकाडू, कोलर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कोलर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कामरूप किसका प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल, ठीक है ना। इसका आंसर गोपाल होगा, जिन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। आपके ऑप्शन है कामरूप, वस्ता, गौड़ या वल्लभी।
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गौड़, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम की रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है भारती तिरुवल्लवर इलिंगो या कारी कलन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, ये होगा इलिंगो, ठीक है ना, इलिंगो। अगला प्रश्न देखिएगा, तमिल रामायण कीर्ति है, किसकी कीर्ति है, अंदाल की, जयन गोंदार की, कंबन की या रामानुज की। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कंबन की, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है कौन है। आपके ऑप्शन है राजराज, राजेंद्र, कुलोत्तुंग या मनोनिमि। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा राजेंद्र, ठीक है ना, राजेंद्र। अगला प्रश्न देखिएगा, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। आपके ऑप्शन है आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र या विजयालय। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा राजेंद्र, ठीक है ना, राजेंद्र। अगला प्रश्न देखिएगा, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। आपके ऑप्शन है राजराजा प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराजा द्वितीय या पुलकेशन द्वितीय। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा राजराजा द्वितीय, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए। आपके ऑप्शन है चोल, मुगल, ब्रिटिश या पाल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, वो होगा चोल, ठीक है ना, चोल। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य नौसैनिक शक्तिशाली साम्राज्य था। आपके ऑप्शन है बहमनी, चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, वो होगा चोल साम्राज्य, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है। आपका ऑप्शन दिया है सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन में, एक सुयोजित राजस्व प्रणाली में, एक संगठित केंद्रीय सरकार में, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा एक संगठित स्थानीय स्वशासन में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। आपके ऑप्शन है राजा जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य या तैलप द्वितीय। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा तैलप द्वितीय, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या था। आपके ऑप्शन है बेंगी, मदुरै, कांचीपुरम या महाबलीपुरम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मदुरै, ठीक है ना, मदुरै। अगला प्रश्न देखिएगा, पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी। आपके ऑप्शन है चन्नापट्टिनम, महाबलीपुरम, कांचीपुरम या मदुरै। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है चोल, काकतीय, पल्लव या राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। आपके ऑप्शन है हलेबीड, श्रीरंगपट्टनम, बादामी या मदुरै। तो इसका आंसर हो जाएगा बादामी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
पुलकेशिन द्वितीय पराजित किससे हुआ था? आपके ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वारा, सिंह विष्णु द्वारा, महेंद्र वर्मन द्वारा या राजराज द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन एवं धर्मपाल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में एवं गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा बेमेल है? आपका ऑप्शन है पांड्य वेलुड़, होयसल द्वार समुद्र, यादव देवगिरी या काकतीय वारंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा पांड्य वेलुड़, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला एवं लास्ट प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? आपका ऑप्शन है बसुमित्र, कल्लड़, जयपाल एवं महिपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्लड़, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।